डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग एमए फर्स्ट सेमेस्टर के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पेपर में यूनिट सेकंड, जिसमें डिफरेंट अप्रोचेस की बात की गई है, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच और उनके साथ मॉडर्न अप्रोच। तो इन यूनिट के बारे में क्लासों में चर्चा तो हुई है, लेकिन आप सभी के डिमांड के अनुसार एक छोटा सा मैं आपको ये कहें कि रिफ्रेश करने के लिए वीडियो दे रहा हूँ। इस पे हम आपको मैटर भी दे सकते थे, लेकिन इसको बिना समझाए आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दृष्टिकोण या अप्रोच होते क्या हैं। तो अप्रोच का सीधा सा मतलब है कि आप किसी वस्तु को, किसी विषय वस्तु को कैसे अध्ययन करते हैं। अर्थात अप्रोच में दो बातें आती हैं, एक तो कोई विषय वस्तु है और उसके अध्ययन के लिए जो आप टेक्निक अपनाते हैं, जो तरीका, जो तौर तरीके आपके होते हैं, वो चाहे वो परंपरागत हो सकते हैं और चाहे आधुनिक हो सकते हैं। तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम अप्रोच बोलते हैं, दृष्टिकोण बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए विभिन्न उपागम हैं। इसी को आप दृष्टिकोण कह लीजिए, इसी को आप अप्रोच कह लीजिए। तो इन्हीं उपागमों को, यानी तुलनात्मक राजनीति में हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, इस आधार पर ये यूनिट आधारित है। तो इसके लिए जो आपके सिलेबस में दिया है, एक तो ट्रेडिशनल परंपरागत अप्रोच है और दूसरे जो दो सिद्धांत, दो अप्रोच दिए गए हैं, जिसमें एक व्यवस्थावादी सिद्धांत और दूसरा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, सिस्टम थियरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी। इस पे हम लोग चर्चा करें। इसके पहले जान लें कि तुलनात्मक राजनीति और इसके साथ ही साथ ये आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ ये आई ही क्यों, क्या कारण थे, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। आपको बताना चाहते हैं कि ये जो नई अध्ययन पद्धतियाँ हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई, यानी 1950 के दशक में ये अध्ययन पद्धतियाँ अस्तित्व में आई। आप लोगों ने अध्ययन किया होगा व्यवहारवाद का। तो ये सारे दृष्टिकोण या सिद्धांत क्यों अस्तित्व में आए, ये अप्रोच क्यों अस्तित्व में आए, क्या ज़रूरत थी। तो इसके पीछे ये कहा जा सकता है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतंत्र खतरे में आई। लोकतंत्र के विपरीत एक सिद्धांत, एक विचारधारा अस्तित्व में आया, कार्ल मार्क्स और उनके फॉलोअर्स के द्वारा, जिसे साम्यवाद भी कहते हैं। तो साम्यवाद सीधे सीधे लोकतंत्र के समक्ष एक संकट पैदा किया और उसी साम्यवाद के उदय ने और इसी के साथ यूरोपीय राष्ट्र जो थे, यूरोपीय राष्ट्रों का अस्तित्व, उनका प्रभुत्व जो था, वो धीरे धीरे अंत होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यूरोपीय राष्ट्र बहुत मजबूत स्थिति में शक्तिशाली राष्ट्रों का समूह हुआ करते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनका प्रभुत्व, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी और
साम्यवादी राष्ट्रों का उदय और उनकी शक्ति में निरंतर विस्तार होने लगा। इस वजह से लोकतंत्र खतरे में आने लगी। लोकतंत्र के समक्ष ये चुनौती पेश किया साम्यवाद ने, तो लोकतंत्र खतरे में आने लगा, उसकी प्रभावशीलता या उसका विस्तार घटने लगा, साम्यवाद बढ़ने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तमाम सारे एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, मध्य पूर्व में तमाम सारे नौ स्वतंत्र देश उत्पन्न होने लगे। नौ स्वतंत्र देश अस्तित्व में आने लगे, उनको स्वतंत्रता मिलने लगी और सारे देशों की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति, सामाजिक संस्थान, उनकी व्यवस्थागत जो व्यवस्थाएं थी वो सब अलग अलग थी, स्वतंत्र थी। इस वजह से वो व्यवस्थाएं लोकतंत्र को बहुत मजबूती नहीं दे पाती थी। लोकतंत्र खतरे में आता जाता था, टूट होती थी, सरकारें अस्थिर बनती थी और अंत में जाके लोकतंत्र न रह करके निरंकुश तानाशाही में या साम्यवादी शासन व्यवस्था में बदल जाता था। तो इन सभी कारणों के मद्देनज़र रखते हुए आधुनिक दृष्टिकोण या आधुनिक अप्रोचेज अस्तित्व में आए, जिनका उद्देश्य था लोकतंत्र को सुरक्षित रखना, लोकतंत्र का विस्तार करना, साम्यवाद का कंटेन करना, अवरोध करना। जैसा कि मैंने बताया कि आधुनिक उपागमों का जो जन्म है या विकास है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद होता है। अब इस पे जो कुछ महत्वपूर्ण बात है विकास पर, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आते रहते हैं। तो एक्चुअली में दो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिन्होंने आधुनिक उपागमों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से एक है 1908 में लिखी गई ग्राहम वालास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक ग्राहम वालास हैं। ये पुस्तक 1908 में लिखी गई। और दूसरा पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसके लेखक बेंटली हैं। इन दोनों पुस्तकों को और इसी के साथ इन दोनों लेखकों को आधुनिक उपागम का अग्रदूत माना जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किस समाज विज्ञान में आया? तो इसका आंसर सबसे पहले ग्राहम वालास ने मनोविज्ञान की प्रेरणा से राजनीति का अध्ययन किया था। तो ये सिद्धांत सबसे पहले मनोविज्ञान से होते हुए समाजशास्त्र में और समाजशास्त्र से होते हुए राजनीति शास्त्र में ये उपागम अपनाए जाने लगे। अब ये शोध और ये विचार आए कहाँ, इस पर एक प्रश्न बनता है। तो इसका आंसर ये हो जाता है, अमेरिकनों ने सबसे ज़्यादा इसमें योगदान दिया। आधुनिक उपागमों को आपने अध्ययन किया ही है। व्यवहारवाद जो सिद्धांत था, व्यवहारवादी आंदोलन अमेरिका से ही पैदा हुआ था। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्टों ने आधुनिक उपागमों के विकास में काफ़ी योगदान दिया। इनके अलावा दो और प्रख्यात विद्वान हैं जिनका योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनमें से एक हैं चार्ल्स मरियम और उनका एक शिष्य हेराल्ड लासवेल है। इन दोनों ने शक्ति के विज्ञान,
शक्ति के विज्ञान की बात की। इसके पहले परंपरागत राजनीति शास्त्र में शक्ति नामक चीज की और सत्ता, शक्ति, प्रभुत्व, वैधता, इन सब का अध्ययन नहीं होता था। जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां थी हमारी, जिसमें हिस्टोरिकल, 4 मुख्य परंपरागत अध्ययन पद्धतियां थीं, जिसमें पहला हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल दार्शनिक, इंस्टीट्यूशनल संस्थात्मक, लीगल वैज्ञानिक। फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल और लीगल। फिलोसॉफिकल मीन्स दार्शनिक अध्ययन पद्धति, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक दर्शन अध्ययन पद्धति, इंस्टीट्यूशनल मीन्स संस्थात्मक अध्ययन पद्धति, और लीगल मीन्स वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। तो ये हमारी परंपरागत अध्ययन पद्धतियां थीं, जो कहती थीं कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन विषय राज्य है, सरकार है और संविधान है, और संविधान में दिए गए जो शासन संचालित करने वाली व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाए, यही राजनीति शास्त्र। लेकिन आधुनिक काल में जब आधुनिक राजनीति विज्ञान और आधुनिक अध्ययन पद्धतियों का जन्म हुआ, तब औपचारिक या परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के द्वारा बताए गए जो विषय वस्तु थे, वो राजनीति विज्ञान को कहीं न कहीं जकड़ कर रखे हुए थे, उसको आगे नहीं बढ़ने देने चाह रहे थे। इसलिए शक्ति महत्वपूर्ण एक संकल्पना आई, जिससे समझ में आया कि राजनीति शास्त्र एक्चुअली में है क्या, राजनीति है क्या, राजनीति किस लिए की जाती है। तो शक्ति से ही पता चला कि राजनीति एक्चुअली में शक्ति पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए और संघर्ष है। आधुनिक अध्ययन पद्धतियों ने ही बताया मुझे, आधुनिक अध्ययन पद्धतियों ने ये क्लियर किया दुनिया को, समाज को, कि औपचारिक अध्ययन वस्तु और औपचारिक अध्ययन पद्धति समाज विज्ञान में राजनीति विज्ञान के योगदान को कम कर रही। इसलिए आधुनिक अध्ययन पद्धतियों और उनके द्वारा सुझाए गए विषय वस्तु का अध्ययन करने से समाज को लाभ होगा, और तभी तुलनात्मक राजनीति अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगी। आधुनिक उपागमों का एक अध्ययन पद्धति है जिसे एम्पायरिकल मेथड बोलते हैं। एम्पायरिकल मेथड हिंदी में आनुभविक अध्ययन पद्धति, यानी कोई भी ज्ञान, कोई भी तत्व, जब हम कोई भी फैक्ट इकट्ठा करते हैं तो वो फैक्ट अनुभव के आधार पर हो, अनुभव के आधार पर। जैसे नाक, कान, आँख, जो हम देखते हैं, वो किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका वेरिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि उस वस्तु को कई सारे लोग देखेंगे तो वो ज़्यादा चांस है एक जैसा बात बताएं, एक जैसा आंसर दें। इसलिए ये अनुभव पर आधारित ज्ञान होता है। तो आधुनिक अध्ययन पद्धति में इनका जो अध्ययन पद्धति है वो अनुभविक अध्ययन पद्धति, इसे बोलते हैं एम्पायरिकल मेथड। आप लोगों ने व्यवहारवादी आंदोलन का, व्यवहारवादी क्रांति का, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का अध्ययन पिछले क्लासों में किया ही था। व्यवहारवाद एक्चुअली में यहीं से आधुनिक उपागमों की जन्म होता है। व्यवहारवाद का जो अध्ययन का तरीका है वो वैज्ञानिक है,
आनुभविक है, एम्पायरिकल मेथड पर आधारित है। और कोई विज्ञान व्यवहारवाद कहता है कि वैल्यू फ्री अप्रोच होना चाहिए। वैल्यू फ्री जो हमारे शोध हों वो नैतिकता से मुक्त हों, मूल्यों से मुक्त हों, मूल्य मुक्त हों। व्यवहारवाद मूल्य मुक्त अध्ययन का बात करता है। आपको पता ही है, व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रतिष्ठित हुआ। व्यवहारवादी उपागम द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद ये प्रतिष्ठित हुआ। लेकिन इसके आरंभिक संकेत जो हैं वो चार्ल्स मरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो 1985 में छपती है में मिलता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो आपका आंसर होना चाहिए चार्ल्स मरियम। बातों पे मनन करने के बाद अब हम लोग सीधे आधुनिक उपागमों में जिसमें एक व्यवस्था सिद्धांत है और दूसरा स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी है, सिस्टम थियरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी। तो सबसे पहले हम लोग व्यवस्था सिद्धांत पे एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली में व्यवस्था सिद्धांत क्यों आया, क्या कारण था? तो इसके मूल में हम लोग ये देखते हैं कि परंपरागत राजनीति शास्त्र में राजनीति शास्त्र का अध्ययन वस्तु क्या बताया गया। आप लोगों ने राज्य नामक चैप्टर में और बीए फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राजनीति शास्त्र का विषय वस्तु क्या था। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के, परंपरागत विचारकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, लेखकों के द्वारा राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु क्या बताया। तो परंपरागत विद्वानों द्वारा राजनीति शास्त्र का विषय वस्तु बताया गया वो था राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार का अध्ययन करता है, और राजनीति शास्त्र वहाँ के जिन देशों की बात हो रही है उन देशों के जो कानून है उस कानून में दिए गए जो संस्थान हैं जिससे व्यवस्था चल रही है उसी का अध्ययन करना राजनीति शास्त्र का विषय माना जाता था। लेकिन समय बदला और नव स्वतंत्र देशों में ये देखा गया कि उनके देशों में जो वहाँ की कानून द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं हैं, जो राज्य है, जो मशीनरी है, उसके अध्ययन से ही हम वहाँ की केवल उसके अध्ययन से हम राजनीति शास्त्र और वहाँ की समस्याओं का सही आकलन नहीं कर पा रहे। इसलिए और उसके बाद जब व्यवहारवादी क्रांति हुई तो व्यवहारवादियों ने क्या किया, सबसे पहले विषय क्षेत्र की पुनर्स्थापना करना शुरू किया, क्योंकि जो पुराने विषय थे वो अनुपयुक्त हो रहे थे। इसलिए समय बदला और तमाम सारे अनौपचारिक संस्थान अस्तित्व में आए जिन्होंने राजनीति को प्रभावित करना शुरू किया, जैसे परिवार, जाति, वर्ग, धर्म और तमाम सारे दबाव समूह। इन सभी की भूमिका राजनीति में बढ़ने लगी। वर्ग की राजनीति, जाति की राजनीति, तमाम दबाव समूह, ये सब राजनीति को, ये सीधे कह लीजिए राज्य या सरकार को प्रभावित करने लगे। तो अब भला पॉलिटिकल साइंस में
सिर्फ राज्य या सरकार का अध्ययन ही कर लेना अनुपयुक्त होने लगा, क्योंकि जो व्यवस्था में टूट फूट था, व्यवस्था को जो प्रभावित करने का काम करते थे, अब बदले समय के अनुसार जातियों ने करना शुरू किया, वर्गों ने करना शुरू किया। अब विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न दबाव समूहों ने सरकारों को प्रभावित करना शुरू किया। जैसे भारत में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति कितनी प्रभावशाली है, इसका आकलन आप कर सकते हैं। धर्म का राजनीतिकरण हुआ है। धर्म कितना प्रचंड रूप अख्तियार कर सकता है राजनीति में, सत्ता को बनाए रखने में, सत्ता को तोड़ने में, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तमाम दबाव समूह जो सरकारों को सीधे प्रभावित करते हैं, सरकारें चली जाती हैं, दूसरी सरकारें आ जाती हैं। याद करिए अन्ना हजारे, केजरीवाल, रामलीला मैदान दिल्ली, जहाँ पर ये आंदोलन हुए और उसके बाद कांग्रेस सरकार चली गई। वर्तमान सरकार तभी से बनी हुई है। तो ये सारी अनौपचारिक क्रियाएं थी, अनौपचारिक संस्थान थे जिन्होंने व्यवस्थाओं को चुनौती दिया, व्यवस्थाओं के समक्ष चुनौती पेश किया, जिसके वजह से बदलते समय में नए नए उपागमों और नए नए विषय वस्तु का आगमन हुआ। राजनीति शास्त्रों के लिए, राजनीति शास्त्रियों के लिए नए नए विषयों का अध्ययन करना अवश्यंभावी हो गया। अवश्य इन विषयों का अध्ययन करना उनकी मजबूरी हो गई। अगर इन अनौपचारिक संस्थाओं जो व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे, व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, व्यवस्था में टूट फूट पैदा कर रहे थे, अगर इनका अध्ययन नहीं करते तो आप तुलनात्मक राजनीति नहीं समझ सकते, दो देशों की तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। क्योंकि पश्चिमी देश जहाँ पे डेमोक्रेसी है, और जितने 9 स्वतंत्र देश जो उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए, उनके यहाँ भी ज़्यादातर उन पश्चिमी देशों की व्यवस्थाओं का, वहाँ की सरकारों का, वहाँ की शासन व्यवस्थाओं का नकल किया गया। लेकिन पश्चिमी देशों में तो ये व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सफल हैं, जबकि अल्प विकसित और विकासशील देशों में ये व्यवस्थाएं, वहाँ की व्यवस्थाएं अपनाए जाने के बावजूद ये व्यवस्थाएं यहाँ नहीं चल पाती हैं। क्यों? तो इसी के मूल में है आधुनिक अध्ययन पद्धति। जैसे आप देख सकते हैं, बगल में आपके म्यांमार है। म्यांमार में आए दिन सैनिक शासन आप देखते हैं, वो लोकतंत्र का ह्रास ही है। पाकिस्तान में देखिए आप, सैनिक कूप कितनी बार हो चुके हैं। अभी आप देखिए श्रीलंका में आम जनता का वहाँ आंदोलन हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? आखिर ये सारी व्यवस्थाएं पश्चिमी देशों की नकल हैं। तो फिर अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोपीय देशों में लोकतंत्र और उनकी व्यवस्थाएं सफल हैं, और क्यों म्यांमार में, नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में और ऐसे अन्य बहुत सारे 9 स्वतंत्र देशों में, आखिर कौन सी वो बात है, कौन सी वो जड़ है जो राजनीतिक व्यवस्था को चलने नहीं दे रहे हैं? क्यों उसमें टूट फूट हो रही है? तो इन सब के मूल में हम देखते हैं कि इन सभी देशों के अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है, अपने अपने रहन सहन का तरीका है, और उनका अलग अलग सामाजिक संरचना है, धार्मिक संरचना है, जातीय संरचना है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी बातें हैं जिससे राजनीतिक व्यवस्था जो है वो प्रभावित होती है।
तो इन सब घटनाओं के संदर्भ में, इन्हीं सब घटनाओं के आलोक में आधुनिक उपागम अस्तित्व में है, जिसमें व्यवस्था सिद्धांत भी है एक महत्वपूर्ण। तो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत राजनीति को क्या मानता है? राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत राजनीति को एक प्रक्रिया मानता है, मशीनी प्रक्रिया है। सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई का एक प्रोसेस मानता है। राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को प्रचलित करने का जो काम किया वो डेविड स्टन ने किया। डेविड स्टन ने 1953 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम। इसी पुस्तक में उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, द पॉलिटिकल सिस्टम। द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में लिखी गई। इसके लेखक हैं डेविड स्टन। डेविड स्टन ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है, ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में मांग आते हैं और उन्हीं मांगों के अनुरूप जो व्यवस्था है वो निर्गत करती है, सप्लाई करती है। व्यवस्था सिद्धांत को इसीलिए निवेश निर्गत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यवस्था सिद्धांत को इसीलिए निवेश निर्गत, इनपुट आउटपुट सिस्टम भी बोलते हैं। डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत में, सिस्टम थियरी में, उसके 3 घटक हैं। पहला घटक है निवेश, इनपुट। निवेश में ही मांग और समर्थन होता है। अर्थात निवेश वो मांग है जिसके पीछे लोगों का समर्थन होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था से की जाती है। दूसरा घटक है मांगों का रूपांतरण। अब मांगों का रूपांतरण, मांग आई है समाज से, पर्यावरण से, इसलिए उन मांगों का रूपांतरण राजनीतिक व्यवस्था करेगी। अब यहाँ राजनीतिक व्यवस्था से सीधा सा मतलब है सरकार, चाहे वो अपने प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार की सरकार हो। कोई भी मांग होती है समाज से आती है, पर्यावरण से आती है। जैसे किसानों का 3 कृषि बिल किसानों को पसंद थे या नहीं थे, किसानों ने नामंजूर किया, वो रद्द हुआ। हम सभी भी बेरोजगार युवा हैं, हम रोजगार की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, समर्थन मिलता है तो सरकार मानती है। बहुत सारी मांगे हैं जो समाज से, पर्यावरण से उठती हैं। तो ये सारी मांगे किससे की जाती है? तो इसका दूसरा जो घटक है वो है राजनीतिक व्यवस्था का रूपांतरण, मांगों का रूपांतरण। मांगों का रूपांतरण सीधी सी बात है सरकारें करती हैं। और तीसरा घटक है निर्गत जो मांग आए हुए हैं समाज से, उन्हीं मांगों के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप सरकारें जो आउटपुट देती हैं उसे निर्गत बोलते हैं। वो आउटपुट, जैसी मांग वैसी आउटपुट हो सकती है। अब ये निर्गत 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सत्तात्मक या आधिकारिक निर्गत कहते हैं। यह बाध्यकारी होता है, यानी समाज को मानना पड़ता है। और दूसरा जो बाध्यकारी नहीं होते हैं,
इस संदर्भ में डेविड स्टन का एक कोटेशन है, महत्वपूर्ण कोटेशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के अंदर उन अंतः क्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में मांग आती है और फिर उसका रूपांतरण होता है और व्यवस्था निर्गत करती है, आउटपुट देती है। तो ये आउटपुट देने के बाद क्या ये आउटपुट समाज को यानी पर्यावरण को मंजूर है या नहीं मंजूर है, इस बारे में पुनर्निवेश फिर होता है। फीडबैक समाज से आते हैं, जैसे हाल ही में देख लीजिए, केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, लेकिन किसानों को वो कृषि कानून मंजूर नहीं थे। इसलिए किसानों ने दिल्ली सीमा पर तमाम जगह धरना प्रदर्शन, उग्र हिंसात्मक धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद से सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। तो ये पुनर्निवेश फीडबैक था किसानों का। अब राजनीतिक व्यवस्था के कार्य क्या हो सकते हैं, इस पर बात करना उचित है। तो राजनीतिक व्यवस्था कुछ महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे पहला है चयन और संयुक्तिकरण का कार्य। चयन और संयुक्तिकरण का कार्य यानी जो डिमांड आए हैं समाज से, जो डिमांड एंड सपोर्ट आए हुए हैं समाज से, उसका चयन करना। उनको एक जैसे अगर मांग हैं, समाज से बहुत सारी मांग आती हैं, अगर वो मांगे एक जैसी हैं तो उसका संयुक्तिकरण कर दिया जाता है और तब मशीन में यानी व्यवस्था में डाली जाती है। दूसरा इसका कार्य है रूपांतरण कार्य, इसी को निर्गत कार्य भी बोलते हैं। यानी मांग जो आई हुई है उन मांग के संदर्भ में रूपांतरण करना, निर्गत करना, कानून बनाना, चाहे कुछ पद प्रतिष्ठा बांटना है तो वो बांटना, कानून बनाना, ये निर्गत कार्य है। और तीसरा कार्य है व्यवस्था को अनुरक्षण का कार्य। अनुरक्षण का मतलब सिस्टम मेंटेनेंस का कार्य। अगर व्यवस्था ज़्यादा दबाव में आ रही है, उसमें टूट फूट हो रहा है, मांग बहुत अनियंत्रित हो गई, क्षमता कम है, मांग ज़्यादा हो गई, तो ऐसे में उसको मेंटेनेंस करने का भी काम, अनुरक्षण करने का भी काम व्यवस्था करती है। और चौथा कार्य है व्यवस्था अनुकूल। अब हम लोग सामान्य व्यवस्था सिद्धांत पे कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जो फैक्ट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक नाम है लुडविग वान बर्टन लेन्फी। लुडविग वान बर्टन लेन्फी, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है जनरल सिस्टम थियरी। ये एक जीव विज्ञानी थे, जीव शास्त्री थे। बर्टन लेन्फी के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो उनका यह अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह है। यह अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह है। रॉबर्ट मर्टन, टालकोट पार्सन, डेविड स्टन आदि ये सभी व्यवस्थावादी लेखक हैं, व्यवस्थावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है। डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया, राजनीतिक व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। पहला निवेश, दूसरा रूपांतरण,
ब्लैक बॉक्स मॉडल, ये मॉडल डेविड ईस्टन का है।